जय हिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदिरा स्टडी क्लासेस पर। आज हम लोग जैक बोर्ड 2021 एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 इसके तहत हम लोग प्रश्न संख्या 1 और 2 का विस्तार पूर्वक हल देखेंगे। आज कक्षा 10 के लिए लेक्चर नंबर 4 है। आप पूरा इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 चैप्टर 1.2 इसके तहत हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को अभी देखने वाले हैं। आज इसका पार्ट 1 है। इस पूरे चैप्टर को 2 वीडियो में ख़त्म किया जाएगा। आज इस पार्ट 1 के तहत 3 प्रश्नों का हल आपको बताया जाएगा। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए, यहाँ कहा जा रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। तो इसमें आपको सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, और उससे पहले आपको थोड़ा सा अभाज्य संख्या के बारे में जानना है। तो जैसा कि जब बेसिक मैथ पढ़ा रहे थे उस समय आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताए थे। हम सबको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इस तरह से ये 1 से 100 के बीच यदि आप ढूंढेंगे तो कुल मिलाकर 25 अभाज्य संख्या सामने आएगा। अभाज्य संख्या वह होता है जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। जैसे कि यहाँ 2 की बात करें तो 1 और 2 से यह विभाजित हो सकता है। 3 की बात करें तो यह केवल 1 और 3 से विभाजित होगा। 5 की बात करें तो 1 और 5 से ही विभाजित हो सकता है। यानी कि जो संख्या केवल 2 ही अंक से विभाजित हो सके, 1 और स्वयं से, उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और इन सभी संख्याओं को आपको अभाज्य संख्या से ही भाग लगाना है, यानी कि जितने अभाज्य संख्या हैं उन्हीं से इसका विभाजन करना है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है 140। तो आइए इसको यहाँ रफ कार्य में देखते हैं कि 140 का गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 140 और इसको विभाजन के लिए सबसे पहले जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है विभाजित करना है। तो यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो इसको सर्वप्रथम हम लोग 2 से विभाजित करेंगे। 2 से यदि विभाजित करें तो ये 70 बार में आएगा, और जब तक 2 से विभाजित हो सके इसको आगे जारी रखेंगे। अगले बार 2 से ये 35 बार में आएगा। चूँकि ये अब 2 से विभाजित नहीं हो सकता है, तो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 से देखें तो 3 से यह पूरा पूरी विभाजित नहीं होगा। तो अगली अभाज्य संख्या यानी कि 5 से इसको विभाजित करके देखते हैं तो पता है 5 7 35 ये आ गया। अब इसको आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, इसके बराबर में 2 कितने बार 2 बार आया तो 2 का पावर आप 2 से दे सकते हैं। 5 कितने बार आया 1 बार, तो 5 1 बार गुणन लिखेंगे। 7 कितना बार आया 1 बार, यहाँ 7 लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 स्क्वायर गुने 5 गुने 7 इस रूप में प्राप्त होता है। तो पहला का आंसर ये प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा जा रहा है कि 156 यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए, अब 156 का हम लोग देखते हैं। तो 156 इसको विभाजित करते हैं। सर्वप्रथम 2 से विभाजित करेंगे। तो देखिए 2 7 14, यहाँ बचा 1, 1 पर 6 16 हो जाएगा। 2 से 2 8 16, 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 78 का आपका 39 हो जाएगा। चूँकि 39 का दुगुना 78 होता है। चूँकि 39 आया, अभी 2 से विभाजित नहीं होगा। अब इसको हम लोग 3 से विभाजित करेंगे तो यह 13 बार में हो जाएगा। चूँकि 13 का 3 39 और 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए अब इसका आगे विभाजन नहीं होगा। तो क्या प्राप्त हुआ, 2 आपका 2 बार प्राप्त हुआ, तो लिख सकते हैं 2 का पावर 2। 3 एक बार आया तो लिखेंगे 3, और 13 एक बार आया तो लिखेंगे 13। तो आपका इसका आंसर ये प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है 38 25 यानी कि 3825। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अब यहाँ पर क्लियर देखिए, इसका 3825 इसका गुणनखंड करते हैं। सर्वप्रथम इसके इकाई अंक में 5 दिख रहा है, तो जिस संख्या के इकाई अंक में 5 दिखे हुआ 5 से पूरा पूरी विभाजित होता है, इसलिए 5 से इसको विभाजित करेंगे। 5 से यहाँ 38 में लगाएं तो 7 बार में 5 7 35, यहाँ 3 बचा, 3 पर 2 32, 5 से 5 6 30, बच जाए तो 2 पर 5 25 यानी कि 5 से 5 5 25। फिर 5 से विभाजित होगा चूँकि इकाई अंक में 5 है। 5 से यदि इसको विभाजित करें तो 15 5 75, और 1 पर 5 15 यानी कि 5 दिया 15। अब चूँकि यह 5 से विभाजित पूरा नहीं हो पाएगा, 3 से यह विभाजित हो सकता है, यानी कि 3 से 3 5 15, 3 इकाई 3 51 है, तो 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 17 बार में 17 दिया 51। यहाँ क्या प्राप्त हुआ, 3 आपका 2 बार प्राप्त हुआ, तो लिख सकते हैं 3 का पावर 2। 5 2 बार प्राप्त हुआ तो 5 का पावर 2, और 17 एक बार प्राप्त हुआ तो गुणा में लिख देंगे 17। इस प्रकार इस तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 गुने 17। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि 5005 5005 का अभाज्य गुणनफल करके दिखाना। चलिए अब इसको देखते हैं। अब 5005 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ करते हैं। तो इकाई अंक में 5 है, इसलिए यह 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 से 5 इकाई 5, 0 0 और 5 इकाई 5। अब चूंकि यह 5 से विभाजित हो गया, इकाई अंक में 1 है, 5 से विभाजित नहीं हो सकता है। 5 से अगली अभाज्य संख्या नहीं, 7 से इसको ट्राई करते हैं। 7 से यदि एक बार में लगाएं, 7 इकाई 7, बच गया 3, 3 पर 0 30, 7 से 7 चौक 28, बच गया 2, 2 पर 1 21, 7 से 7 21। अब 7 से 7 दूनी 14, 7 से नहीं लगेगा। अब 11 से देखते हैं। 11 से यह एक बार में 11, तो बच गया 3, 3 पर 3 33, यानी कि 11 3 33। अब चूंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, तो ये गुणनखंड यहीं समाप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ? एक बार 5 मिला, एक बार 7 मिला, एक बार 11 और एक 13। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अब पहला प्रश्न में एक और बचा हुआ है, 5वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है 7429। 7429 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं। चलिए अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 7429, इसको यदि आप इकाई अंक में 9 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 2 3 से 21, 3 से विभाजित नहीं है। 5 से तो विभाजित होगा ही नहीं। 7 से देखें, 7 के साथ 7 42, लेकिन अंत में 9 है, 7 नहीं जाएगा। 11 से 11 चक 66, 8 11 से 5, 11 से भी विभाजित नहीं है। 13 से 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65 और यहाँ बच गया आपका 9, 9 पर 2 92, 13 से 91, 1 पर 9 19, तो आपका 13 से भी विभाजित नहीं है। इस तरह आप चेक करते चलें तो यह लगभग 17 से विभाजित हो जाएगा। 17 से जो देखें तो 17 से 17 चौका आपका 68 हो गया, बच गया 6, 6 पर 2 62, यानी 17 से 17 दिया 51। अब 62 में 51 यदि हम घटाएं, 62 में 51 घटाएंगे तो 2 में गया 1, 6 बच गया 11, और ये 9 इस पर आ जाएगा तो 119। 17 से 17 सत्ते 119। अब 17 से विभाजित होगा तो 17 के बाद अब 17 से और जाएगा क्या, 17 दूनी 34, बच गया 9, 9 पर 7 97, 17 से नहीं जाएगा। 19 से देखते हैं। 19 से 19 दूनी 38, बच गया 5, 5 पर 7 57, यानी कि 19 दिया 57। चूँकि यह 23 एक अभाज्य संख्या है, यह गुणनखंड यहीं आपका समाप्त हो जाएगा। तो 17 19 और 23, तो लिखेंगे 17 गुने 19 गुने 23। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको इन अभाज्य संख्या से विभाजित करके चेक करके देखने की आवश्यकता है, तब जाकर अंत में आपको। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आप एक छोटा सा बात को आप ध्यान रखेंगे कि किन्हीं भी दो संख्याओं का, किसी दो संख्याओं का HCF तथा LCM, यदि कोई दो संख्या है उसका HCF और LCM ये यदि आप निकालेंगे तो यह संख्याओं का गुणनफल के बराबर हो जाता है HCF गुने LCM। इस बात को आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका अगले क्वेश्चन में प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जो दो संख्या यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाता है किसके, इन्हीं दो संख्याओं का HCF और LCM के गुणनफल के। इसका ध्यान रखेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। मान लेते हैं कि 12 और 20 इन दोनों का हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 12 के लिए सबसे पहले हम लोग 12 का गुणनखंड लिखेंगे। तो 12 का गुणनखंड हो जाता है आपका 2 से यदि आप विभाजित करें तो 6 बार में, 2 से ये 3 बार में, यानी कि 2 गुने 3। और 20 का गुणनखंड हो जाता है, 20 का यदि विभाजन करें 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, तो 2 गुने 5। अब यदि हमको HCF निकालना है तो लिखेंगे HCF बराबर, HCF वह संख्या होती है जो दोनों के गुणनफल में शामिल हो, यानी कि दोनों का कॉमन गुणनफल हमको ढूंढना है। तो दोनों का कॉमन गुणनफल आपका इसमें देखिए आपका 2 है, इसमें भी 2 है, HCF में 2 लिख देंगे। एक और कॉमन गुणनखंड यानी कि 2 और 2, इसको भी 2 लिख देंगे। तो 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4, यानी कि HCF क्या आ गया आपका 4। और LCM में क्या होता है, LCM में दोनों कॉमन गुणनखंड को ले लेंगे, यानी कि 2 गुने 2, बाकी जो संख्या बच जाती है उसको भी इसमें गुणा में शामिल कर लेंगे, यानी कि 3 आपका बच गया और 5। इन सभी संख्याओं को यदि गुणा कर दें तो जो प्राप्त होगा वही आपका LCM है। तो 2 का 2 गुना 4, तो यह 12, 12 पंजे 60, यानी कि HCF आपका आया 4 और LCM आया 60। यदि इसको इस पर सेट करके देखें तो यह बराबर मिलेगा। जैसे देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 12 गुने 20 हम कर सकते हैं,
12 गुने 20 बराबर HCF गुने LCM। HCF आपका आया 4, तो 4 गुने LCM आया 60। अब इसको देखिए, 12 से 12 दूनी 24 यानी कि 240 बराबर हो जाएगा 4 संख्या 24 यानी कि 0, 240 दोनों बराबर हो गया। तो यह कथन आपका सत्य है। इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM। अब प्रश्न संख्या 2, इसमें कहा जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। यानी कि यहाँ जो प्रत्येक प्रश्न में दो संख्याएं दी गई हैं, जैसे यहाँ 26 और 91 है, यहाँ 510 और 92 है, 336 और 54 है। तो ये जो 26 और 91 ये दो संख्याओं का जो युग्म है, इसका आपको HCF और LCM निकालना और इसकी जांच भी करना है कि HCF गुने LCM बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 26, इसका हम लोग हल जानते हैं। प्रश्न संख्या 1 का 26, तो 26 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। रफ कार्य के लिए यहाँ छोटा सा कॉलम बना देते हैं, ये आपका रफ कार्य के लिए। तो 26 का यदि आप गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाएं तो यह 13 बार में, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है इसलिए अब यहाँ से आगे इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। तो 26 के लिए आप लिख सकते हैं 2 गुने 13। उसके बाद 91, 91 का गुणनखंड करें तो सबसे पहले 7 से लगेगा, चूँकि 13 सतह 91 होता है, तो यहाँ 7 गुने 13। अब इन दोनों में आपको HCF और LCM पता करना है। देखिए जो ये गुणनखंड प्राप्त हुआ है इन्हीं में से आपको HCF और LCM मिलेगा। अब HCF ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का मतलब होता है। तो HCF में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड है उसमें कॉमन गुणनखंड को छांटना है, यानी कि जो दोनों में शामिल हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 13 शामिल है, इसमें भी 13 शामिल, यानी दोनों के आपका कॉमन है, इसलिए HCF में हम कॉमन गुणनखंड यानी कि 13 लिख लेंगे। इसके अलावा और कोई संख्या यदि कॉमन हो उसको भी यहाँ लिख लेंगे। चूँकि यहाँ केवल 13 का ही कॉमन हो रहा है इसलिए HCF आपका 13 हो जाएगा। जब आप LCM लिखेंगे, LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM में जो पहले दोनों में कॉमन हो उसको हम लोग लिखेंगे, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है 13 है। इसके अलावा जो संख्याएं बच जाती है उसको भी इसी में शामिल करना है। तो 2 आपका बच गया, 2 को शामिल कर लेंगे, 7 बचा तो 7 को शामिल कर लेंगे। जब इन सभी का आप गुना करें, देखिए 13 को 2 से गुना करेंगे 26, 26 को 7 बार गुना करेंगे 26 सते 182। तो LCM आपका 182 आ गया, HCF 13 आ गया। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। चलिए इसका आप जांच करते हैं। तो जांच में हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। अभी कुछ देर पहले भी आपको बताए थे इन दोनों का जो संबंध क्या होता है कि जो दो संख्या दिया रहेगा उसका गुणनफल करें और HCF और LCM का गुणनफल करें तो दोनों आपका बराबर मिलेगा। इसी में आपको जांच करना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि हमने 26 और 91 का HCF और LCM निकाला था, तो इन्हीं दो संख्याओं को गुना करना है, यानी कि 26 गुने 91 बराबर HCF क्या प्राप्त हुआ था 13, LCM मिला था आपको 182। अभी दोनों को गुना करें 26 और 91। देखिए 26 और 91 का यदि गुना करते हैं, ये 26 6 9 54 के 4 बाकी 5 दोनों 18 5 23, यानी कि 6 4 2 6, ये आपका 23 66 मिलता है। और यहाँ 13 को गुना करेंगे 182 से, यानी कि 182 को 13 में गुना करें तो क्या पाते हैं, 2 तिया 6 18 तिया 54 और 182 का 182, 6 4 2 6 8 5 13 का 3 1 और 1 2, यहाँ भी आपका 23 66, यहाँ भी 23 66, तो लिख सकते हैं 23 66। तो दोनों आपका बराबर प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM। अतः LHS बराबर RHS, यानी कि बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष, ये आपको प्राप्त हो गया। तो ये आपने इसको प्रूव कर दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है 510। तो 510 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 510 का गुणनखंड के लिए सबसे पहले 3 से 17 तिया 51, यानी कि 170 आ जाएगा। 2 से लगाएं, 2 8 16 और 2 5 10,
5 से लगाएं तो 17×5 = 85, यानी कि आपको गुणनफल में इसको छोटे से बड़े के रूप में क्रम में लिखें। सबसे छोटा 2 है आपका, इससे बढ़कर 3 है, इससे बढ़कर 5 है, इससे बढ़कर 17 है। सुविधा के अनुसार आप किसी भी क्रम में यहाँ विभाजन की प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको क्रम में सेट कर देना। 510 का हो गया। अब आते हैं 92। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से, तो 2 चक 8 यानी कि 2 छक्के 12, 2 से आपका 23 बार में यानी कि 23 × 46, तो 2 आपका 2 बार आया और 23 1 बार आया। अब इस गुणनखंड में से हमको HCF के लिए अभी बताए थे कि जो कॉमन है उसको छाटेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, 2 आपका कॉमन है। इसके अलावा कोई संख्या और कॉमन नहीं है, इसलिए HCF इसका 2 हो जाएगा। और एलसीएम के लिए जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिखते हैं। सबसे पहले 2 लिख लेंगे, उसके बाद और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो जो भी आपका बचा हुआ सबको इसमें गुणनफल में शामिल कर लेंगे। 3 × 5 × 17 यानी कि 3 × 5 × 17, फिर यहाँ 2 × 23। इन सब का गुणनफल, इन सभी संख्याओं को यदि आप गुणा करें तो पाते हैं ये आपका हो जाता है 23,460। तो HCF इसका 2 प्राप्त हुआ, एलसीएम 23,460। अब इसकी हम लोग जांच करके देखते हैं। तो जांच में क्या किया जाता है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 510 × 92 और HCF × एलसीएम, यानी HCF आपका 2 है और एलसीएम 23,460 है। यदि आप इन दोनों को गुणा करें, इन दोनों को गुणा करें, इन दोनों का आप गुणा करिएगा तो आपको मिलेगा 46,920। और इन दोनों को गुणा करिएगा जैसे कि 0, 2 से 2 छक्के 12 का 2, बाकी 1, 2 चौक 8 और 1 9, और 2 को 23 से करेंगे तो 23 दूनी 46। यहाँ देखते हैं कि ये दोनों आपका बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। इस तरह से यह क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है 336 और 54। 336 और 54 का आपको इसी तरह से HCF और LCM निकाल करके जांच करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 336 और 54 का आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 इसका अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले आप 2 से इसका विभाजन करें। 2 से आपका 16 दूनी 32, यहाँ बचा 1, 1 पर 6 16 हो जाता है, तो 2 से 2 8 16, 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, 2 से आपका 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 से आपका 21 बार में, 21 आपका 3 से जाएगा 7 बार में। तो गुणनखंड में क्या मिला, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का घातांक 1 2 3 4 यानी कि 2 का पावर कितना 4 आया, 3 आपका 1 बार, 7 1 बार। आप 54 का गुणनखंड करें तो 2 से आपका 27 बार में आएगा, 3 से ही 9 बार में और 3 से 3 बार में। यहाँ देखते हैं कि 2 1 बार है, 3 का गुणनफल 3 बार, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 का घातांक 3। अब एलसीएम यदि हम ज्ञात करें तो आपको एक तरीका ये बताया था कि दोनों में जो मैच करेगा उसको लिखते जाएंगे। दूसरा ही घातांक वाले में से चुनने के लिए एक तरीका होता है कि दोनों में से यानी कि 336 और 54 इसके जो गुणनखंड है, तो इसमें भी देख रहे हैं 2 का गुणनखंड आ रहा है, इसमें भी 2 का आ रहा है, तो इसमें हाईएस्ट और पावर वाले को लेना है। जैसे 2 यहाँ भी मिल रहा है, 2 यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन लेना हाईएस्ट वाले का, यानी कि 2 का पावर 4 लेना है। इसमें भी 3 का गुणनखंड है, इसमें भी 3 का गुणनखंड है, इसमें भी कौन लेंगे, हाईएस्ट पावर वाले की 3 का पावर 3। तो 2 का हमने ले लिया, 3 का भी ले लिया। अब अकेले जो 7 बच जाता है इसको आप लिख लेंगे। तो 2 का पावर 4, इसका मतलब कि आप 2 को 4 बार गुना करेंगे, जैसे कि यहाँ 4 बार दिया था, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 3 का 3 बार गुना करेंगे तो ये आपको 27 मिल जाएगा, और ये आपका 7। यदि इसको गुना करें 16 गुना 27 तो 189 हो जाता है। इन दोनों को यदि गुना करें तो आपको मिलेगा 3024। एलसीएम तो 3024 आ गया। और एचसीएफ के लिए हमको दोनों में ऐसे कॉमन गुणनखंड को लेना है जिसका घात होने की पावर कम हो। देख रहे हैं कि दोनों में 2 का गुणनखंड शामिल है, कम से कम पावर वाला 2 का 1 बार है, इसलिए 2 को 1 बार लेंगे। इसमें 3 का पावर 1 है, इसलिए 3 का पावर 1 लेंगे, जो घातांक में कम हो उसको लेंगे। तो 2 का पावर 4 था, यहाँ 2 का पावर 1 था, तो कम वाले को लेंगे एचसीएफ में। और एलसीएम में यहाँ 3 का पावर 3 था, 3 का पावर यहाँ 1 था। 3 का गुणनखंड तो मैच कर रहा है, लेकिन न्यूनतम वाले को लेंगे, यानी कि कम वाले को, इसलिए यहाँ 3 लेना पड़ा। तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा 6। तो एलसीएम मिल गया आपको 3024, एचसीएफ मिल गया 6।
अब दोनों का आप जाँच करिए। तो जाँच में हम लोग दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 336 गुणा 54 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ यानी कि 3024 गुणे 6। इन दोनों को गुणा करके यहाँ इन दोनों का गुणनफल गुणा करें तो 18,144 मिलेगा, और इन दोनों का यदि गुणा करें तो यहाँ भी आपको 18,144 मिलेगा। यहाँ दोनों आपका बराबर हो जाता है। इस तरह से हम जांच करके देख सकते हैं। अब बाकी के प्रश्नों का हल आपको इसके पार्ट 2 यानी कि अगले वीडियो में